नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां पे भारत के ऊपर एक बड़ी आरोप लगने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, यहाँ एक आर्टिकल के माध्यम में एक रिपोर्ट सामने आया है जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि एनजीओ और सिविल सोसाइटी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है भारत की ओर से। और अब वक्त इतनी बुरी आ चुकी है कि FATF की कई गुना संभावना बढ़ चुका है कि उनके टीम आके यहाँ पे जांच करने वाली है। आखिर क्या होता है FATF, ये तो हम लोग जानेंगे। साथ ही यहाँ आप देखते हो कि कई प्रकार के न्यूज आर्टिकल यहाँ देखने को मिल रहा है जो कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वेस्टर्न मीडिया की ओर से भी लिखे जा रहे हैं। ऐसे विषय में जानने वाली बात होगा कि भारत जो कि बीजेपी सरकार की ओर से भी चलाया जाता है, आपको यकीनन पता है। और ऐसे में FATF आखिर जांच क्यों करना चाहती है, क्या होता है ये, NGO की ओर से क्या शिकायत गई है, इन सभी विषयों के ऊपर ये भी जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया और ईरान का इसमें कितना बड़ा योगदान है। जैसे कि आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ को बारीकी पूर्वक समझने के लिए हमें थोड़ा उनका इतिहास भी जानना अनिवार्य होता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि G7 जो कि अभी हाल ही में बीते कुछ महीना पहले हिरोशिमा यानी जापान में हुआ था। ऐसे में PM मोदी भी वहाँ गेस्ट के रूप में गए थे, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। दरअसल FATF जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि G7 के दौरान ही बनाया गया था। 1989 में इसे स्थापित की गई थी और ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसमें अगर सदस्य की संख्या देखा जाए तो करीब 39 बताया जाता है। ऐसे विषय में आपको यह समझना होगा कि आखिर यह होता क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग ये समझ पाएंगे कि भारत के साथ आखिर क्या होगा। देखो, इसके पास FATF के पास दो एकदम हैवी वाला पावर होता है भाई। इससे हर वो देश डरता है और कहीं ना कहीं चाहता है कि ये इससे हम दूर ही रहें तो अच्छा है। जैसे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट से कई लोगों के मन में जहन में ये आ रहा होगा कि सर ब्लॉक वाला क्या, जो व्हाट्सएप में करते हैं। जी नहीं, ये ब्लैक लिस्ट है। वो ब्लॉक लिस्ट में दोनों में लाख जमीन का अंतर है। इसमें वो जैसे कि आप अपने फ्रेंड को ब्लॉक लिस्ट करते हो या फिर ब्लैक लिस्ट करते हो तो वो आपके कॉन्टैक्ट से ही हटता है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पूरा देश को ही तबाह लीगल लेने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतना ज़्यादा इसमें पावर होता है FATF में। ये पूरा तरह से देश को ये करता है। साथ ही इसका काम ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश की ओर से अगर आतंकवादियों को प्रमोट किया जाता है, फंडिंग दिया जाता है, गलत रूप से उस पैसे का उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग के रूप में आता है, तो ये जो इनका काम होता है देखना। और साथ ही आतंकवादियों को कहीं फंडिंग तो नहीं दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की यानी प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में ये जद्दोजहद प्रयास में लग जाते हैं। ये इनका खास काम होता है। ऐसे विषय में आपको ये तक समझ में आ गया कि आखिर इनके पास दो लिस्ट में शामिल करने की पावर होता है अपने आप में, यानी ये किसी भी देश को उसमें शामिल कर सकता है। लेकिन हाँ, उस देश को उस चीज़ से गुजरना होगा तभी जाके ऐसा कुछ होता है। ऐसे में हमारे पड़ोसी वाहियातों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, भला इनको कौन नहीं जानता होगा। ये हमेशा उस जगह पर जरूर जाना पसंद करते हैं जहाँ इनके साथ और पूरा दुनिया में इनका मजाक ना उड़े तो मज़ा ही नहीं आता है इनको। और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि FATF का ग्रे लिस्ट, आखिर ग्रे लिस्ट क्या होता है ये आप इन्हीं के एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे। यहाँ ये हो रहा है कि 2018 में ही इसे डाल दिया गया था FATF के ग्रे लिस्ट में और इसे 4 साल रखा गया था, ठीक है। उसके बाद इसे हटा दिया गया। ऐसे में बता दूं कि इसके अलावा करीब 22 से 23 देश अभी भी शामिल है इसमें। लेकिन होता क्या है, इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप किसी एक्स कंपनी में काम कर रहे हो, हालांकि एक्स कंपनी अगर हम बात करें तो अभी ट्विटर का नाम ही एक्स हो गया, लेकिन मैं वो एक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपका कहीं ना कहीं सैलरी आता है, सैलरी दिखा के आप कहीं शायद लोन वोन पास करवा सकते हो। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर वही कंपनी अगर उस जगह पे आ जाए जहां आप लेना चाह रहे हो लोन और उसको बोले कि भाई साहब इन्हें ना मैंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, इसका जॉब कभी भी जा सकता है। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर निगरानी अब ये खतरे में आ चुका है, ठीक है, रेड जोन में आ चुका है, इसके ऊपर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सोच के क्या वो बैंक या फिर जिससे भी आप ले रहे हो वो क्या लोन आपको देना चाहेगा? जी नहीं। ऐसे में आपको पता है कि पाकिस्तान को कितना भीख चाहिए। ऐसे में ये IMF के पास हालांकि $3 बिलियन इसे दे दिया गया है, लेकिन ये उन दिनों का बात था जब ये तरस रहे थे, लेकिन इसे नहीं मिल रहा था। FATF जब हटा 2022 में, उसके बाद ही इसको कुछ ऐसा कुछ मिला। तो ये होता है ग्रे लिस्ट का पावर। अब आपको समझना है कि आखिर ब्लैक लिस्ट क्या होता है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जिस चीज़ से हम लोग मुद्दा शुरू किया शुरुआत में मोदी जी से, तो वो चीज़ तो आप बता ही नहीं रहे, वो हम वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि ये जानना अनिवार्य होगा, तभी तो आप वो चीज़ समझ पाओगे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो किम जोंग उन, जो कि गुब्बारे की तरह फुला है। कई लोग इसे बर्गर वर्गर भी बोलते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल का बंदा है। इसे तानाशाही के नाम से भी संबोधित किया जाता है, कई सारे देश इसे कहते हैं। ऐसे में ये है नॉर्थ कोरिया का एक तरह से आप बोलो किंग ही है भाई। इनका नेता का नाम देना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगा। इनका पूरा तरह से वहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल की बातें चलती है। ये जो बोलता है वही चीज़ वहाँ होता है। सरकार यहाँ आप बोलो मोदी कुछ बोलता है, जनता कुछ करता है, वैसा वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ आप देखते हो कि FATF में 2 देश शामिल है अभी फिलहाल, और कोरिया जैसे कि यहाँ
यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ कोरिया, जिसका मैंने भी पीछे देखा है, ईरान जो कि काफ़ी बड़ा तबाही, अभी हमास वार को लेकर इनका काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आता है बार बार, हालांकि इसको फ़ायदा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा उससे, क्योंकि इसे एक मौका मिल जा रहा है बोलने का। लेकिन आप याद करो, हर वो देश क्या करता है ना, कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है ताकि उसका इनकम बढ़ता जाए, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां आते हैं आपके देश में और कुछ ना कुछ फंड लगाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन जब आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया, ग्रे लिस्ट में तो आपको सिर्फ रोका जाता है, आपके ऊपर शक करेगा। जैसे आईएमएफ से अगर आपको किसी देश को अगर लोन लेना है आईएमएफ से, तो वो क्या करेगा कि उसके ऊपर शक करेगा, हो सकता है कि आपको लोन ना दे, फिर वर्ल्ड बैंक भी आपको लोन ना दे। लेकिन जब आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट डल जाएगा ना, तो यकीनन नहीं देगा, ठीक है। जद्दोजहद प्रयास नाक रगड़ के मर जाइएगा, लेकिन नहीं देगा। तो ऐसा स्थिति होता है ब्लैक लिस्ट का पावर, जो कि एफएटीएफ के पास होता है भाई साहब। और ये एक ऐसा मतलब आप बोलो ना, किसी के लिए ये मतलब अपशगुन ही चीज़ है भाई, इससे दूर ही रहो देश के लेवल में तो अच्छा है, क्योंकि ये अगर लग जाता है। अभी आपने कभी सुना नॉर्थ कोरिया या फिर ईरान से कोई देश कारोबार कर रहा है या फिर इंडिया कारोबार कर रहा है? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उन लोग के ऊपर ये लग गया। कई सारे देश नहीं करते हैं, वैसे भी जो 39 देश उसमें शामिल है एफएटीएफ में, वो तो एकदम कदे नहीं करेगा। ये स्थिति हो जाता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और साथ ही बिजनेस करने में भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपके देश में पहले पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, वो भी अपना बोरी बिस्तर बांधते हुए वो वहाँ से निकल जाएगी। तो ये स्थिति हो जाता है जो कि काफ़ी दुखनीय है, और ऐसे स्थिति में हर देश इससे बचना चाहता है। अब वक्त आ चुका है कि हम इंडिया के बारे में समझें कि आखिर इंडिया के ऊपर ये आरोप क्यों लगाया है। देखो, सूत्रों के अनुसार पता चला कि कुछ सारे ऐसे एनजीओ जो कि एफएटीएफ के पास शिकायत कर चुके हैं मोदी सरकार का, यानी यहाँ पे आप देखो आई होना चाहिए इंडिया के प्रति, ठीक है। यानी इंडिया सरकार में कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ही आ जाता है। ऐसे में कानूनों को कथित दुरुपयोग कर रही है एनजीओ को लेकर, ऐसा कुछ शिकायत है। अब आखिर ये कितना सच है कितना झूठ है, ये चीज़ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, 2021 का अगर मैं बात करूं ना, तो हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल को आप जानते होंगे, उनके ओर से भी स्टेटमेंट आया था कि भाई साहब आजकल क्या हो रहा है कि सिविल सोसाइटी को लेके काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, देखो ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे एनजीओ और सिविल सोसाइटी के ऊपर इनका दबाव बनाने की स्थिति को लेकर ही जाँच की मतलब तरह से मतलब क्या बोलो संभावना या फिर आशंका जताया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जितना दुनिया भर के आर्टिकल इनके ऊपर लिखे जा रहा है वो तो अलग बात है ही, मीडिया वाले तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ में आप एनजीओ को किस रूप से देखते हैं, किस रूप से आप जानते हैं? एनजीओ को आप इसी रूप से जानते हैं कि वो या तो एनिमल्स को बचा रहे होते हैं, या फिर गरीबों को बचा रहे होते हैं, या फिर क्लाइमेट को बचा रहे होते हैं। ये कभी हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, ठीक है। और ऐसे में क्या होता है कि कई सारे ऐसे भी एनजीओ हैं जिसे बाहरी देश से फंड मिलता है। कई ऐसे एनजीओ देखे होंगे आप अपने देश में, अपने इर्द गिर्द में, राज्य लेवल में भी रहता है, कंट्री लेवल में रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहता है, ब्लॉक लेवल में भी रहता है, छोटे से बड़े लेके एनजीओ। इन लोगों को बाहरी फंड मिल जाता था बिना कुछ जांच पड़ताल किए हुए, ठीक है। लेकिन अब मोदी सरकार के काल में क्या हो रहा है कि इन लोग के ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाती है, खास करके लाइसेंस की प्रक्रिया मतलब एक तरह से आप बोलो कि जारी कर दिया गया है। अगर लाइसेंस हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप इस जो पैसा ले रहे हो बाहरी देशों से फंडिंग, वो किस लिए ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। ये कहीं ना कहीं शंका जताया जा रहा है। इसी चीज़ को लेकर एनजीओ लोगों को ये कहना है, यानी एनजीओ में जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है एफएटीएफ से कि भाई साहब ये बड़ा दिक्कत हो जा रहा है, हम लोग बाहरी देशों से फंड नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एनजीओ के लिए फंड बड़ा मतलब एक तरह से बोलो ना, किसी व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा जरूरत होता है, उसी तरह एक एनजीओ को चलाने के लिए फंड का जरूरत होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको हाथ दिलाया कि कुछ एनजीओ ऐसे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि 2021 का मैंने बात किया, जब हमारे देश के एनएसए की ओर से ऐसा कहा जा रहा था। देखो, किसी देश को अगर आपके ऊपर अटैक करना है ना, तो वो अगर सेना से अटैक करता है तो उसको खर्चा ज़्यादा पड़ता है, और कहीं ना कहीं उसकी सेना भी शहीद हो सकती है, ऐसा कुछ इन्हें डर रहता है। लेकिन अगर वो फंड देता है किसी दूसरे को, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो गलत कार्य कर रहे होते हैं, वो बोलते तो हैं कि हम गरीबों को या फिर एनिमल्स क्लाइमेट को बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो इसी चीज़ के लिए ऐसा करना अनिवार्य था। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। यकीनन एक लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके इन लोग को फंड मिलना चाहिए, और ये सरकार तक के मतलब पहुंचे कि भाई साहब आप कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हो। ये बिल्कुल जरूरी था, और इसी चीज़ को लेकर शिकायत कर रहा है। अब जरूरी ये है कि एफएटीएफ ये देखना चाहता है कि आखिर क्या हो रहा है इंडिया में, कहीं ऐसा तो नहीं कि कड़ा कानून बन गया। तो अब देखने वाली बात होगा कि ये जब जांच करके नवंबर में इनका टीम आने वाली है। अब ये सूत्रों के अनुसार पता चलता है, देखो अब कितना सच कितना झूठ। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे। किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले, वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री था करके जाना। ये मत देखो यार कि मतलब इतना छोटा सा सब्सक्राइब संख्या क्या ही करे। मैं उम्मीद जताना चाहूँगा आपके अंदर कि भाई साहब आने वाले दिनों में आप देखोगे ये चैनल में काफ़ी बड़ा संख्या होगा, और उस संख्या का हिस्सा आप भी होंगे। इसीलिए सब्सक्राइब करके रहें, हम आपको रखेंगे देश विदेश से जोड़ के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।